अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। हौसलामंद और होशमंद लोगों के लिए एक अजीबोगरीब सबक आमूज़ कहानी। वो एक सर्द और तारीक रात थी। शाम से ही सर्दी बढ़ने लगी और हवा में तेजी आ गई। खुश्क पत्ते उड़ उड़कर दरख्तों से लिपट रहे थे। हर चीज अंधेरे की चादर में लिपटी हुई थी। ऐसे में एक घने दरख्त के नीचे से एक साया हरकत में आया। ये साया किसी महफूज ठिकाने की तलाश में था। घने दरख्तों के झुंड से निकलते ही आसमान पर बिजली लपकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसमें वो भीगने लगा। यहाँ तक कि जब वो मैदान में आया तो बुरी तरह भीग चुका था। सर्द रात, भयानक तारीकी, मूसलाधार बारिश, साए साए करती हुई बादलों की घिन गरज और जंगल का शोर, सब मिलकर माहौल को बहुत दहशतनाक बना रहे थे कि इंसान अपनी दिल की धड़कन सुनकर भी डर जाए। अजनबी की आंखों में परेशानी के साए लहरा रहे थे। वो चारों तरफ किसी ठिकाने की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा कि एकदम से जोर से बिजली चमकी। उसने खौफजदा नजरों से जमीन की तरफ लपकते हुए शोले को देखा और फिर अचानक उसकी आंखें खुशी से दमकने लगी। लम्हा भर की रोशनी में उसे दूर एक इमारत नजर आई और वो तेजी से उससे मत दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस अजीमुशान इमारत के खंडर दिखाई देने लगे। तारीक रात में ये खंडर काफी पुरस्रार नजर आ रहे थे। पुरस्रार हवेलियों के भूत, जिनों के वीरान मस्कन, पुरस्रार और वीरान जगहों पर रूहों और चुड़ैलों की मौजूदगी, ये तमाम ख्यालात उसे डराए दे रहे थे। खंडर के पास पहुंचने पर वो अंदर दाखिल होने के बजाय वहीं रुककर उसे बाहर से देखने लगा। ये पुराने वक्तों की किसी हवेली के खंडर थे जिनका बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका था। ये हवेली 2 मंजिला थी, जिसकी निचली मंजिल के कुछ हिस्से तो अच्छी हालत में मौजूद थे, मगर ऊपरी मंजिल की गिरी हुई दीवारें, मलबे के ढेर और उनके साथ टिके हुए सतूनों के टुकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये सब मलबे के ढेर हैं या कोई असली हालत में भी मौजूद है। हवेली के इर्द गिर्द कभी जंगल रहा होगा, जिसके अब सिर्फ आसार बाकी थे। उसके अंदर कुछ टुंड मुंड से वीरान दरख्त थे, जा बजा जंगली झाड़ियां उगी थी और जर्द और स्याह रंग के पत्ते बिखरे थे। दरमियान में एक तालाब था जिसमें बारिश का पानी जमा हो रहा था। पानी पर सब्ज काई के टुकड़े तैर रहे थे। तालाब के किनारों पर और इर्द गिर्द भी जगह जगह काई पड़ी थी, जो बारिश से पहले यकीनन एक दबीर तह की सूरत में तालाब के फर्श पर मौजूद रही होगी और अब बारिश से साफ होती जा रही थी। ये तमाम चीजें एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी, जिनकी मुनासबत से खौफनाक बलाओं, भूतों और रूहों के ह्योले उसके जहन में गर्दिश करने लगे। और वो भी अंदर जाने की हिम्मत कर ही रहा था कि उसे एक धक्का सा लगा और वो लुढ़का कर बाहर आ गया। वो तेजी से पीछे मुड़ा तो जंगल की तरफ से आते हुए तेज हवा के झोंकों ने उसे एक दफा फिर दहला दिया। वो कपकपा कर रह गया। हवेली के इसरार में वो इस भयानक रात और मौसम को भूल चुका था। आंधी के आसार बहुत वाज़ेह हो चुके थे और अब वो ज्यादा देर तक खुले आसमान के नीचे नहीं गुजार सकता था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और हवेली में दाखिल हो गया। दाखिली दरवाजा टूटकर गिर चुका था। 2 कमरों से गुजरकर वो एक हाल में आ गया। पत्थरों से बनी हुई छत और दीवारें अब स्याह पड़ चुकी थी। हाल की मशरकी दीवार में एक आतिशदान बना था, जिसके अंदर इर्द गिर्द काफी तादाद में सूखी लकड़ियां पड़ी थी और साथ ही चकमाक के पत्थर भी पड़े थे। यूं लगता था जैसे ये हवेली पहले भी किसी की पनाहगाह हो। उसने अपना बैग, जिसमें काफी कीमती सामान मौजूद था, कांधे से उतार कर एक कोने में रखा। लकड़ियां और चकमाके के पत्थर उठाए और हाल के वस्त में आग रोशन करके उसके पास बैठ गया और अपने कपड़े खुश करने लगा। अभी उसे बैठे हुए चंद लम्हे गुजरे थे कि दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि वो उठता, कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए। वो दोनों भी इस रात और मौसम से पनाह तलाश करते हुए यहाँ आ गए थे। अब सामने 2 इंसानों को देखकर उसकी जान में जान आई। उसके कहने पर दोनों आदमियों ने अपना अपना सामान उसके सामान के साथ रख दिया और आकर उसके साथ आग के गिर्द बैठ गए। मेरा नाम फरहान है और मैं एक सयाह हूँ। एक खूबसूरत गांव में शाम गुजारने के बाद वहां से चला था कि जंगल में भटक गया और फिर इस आंधी से बचने के लिए यहाँ पनाह ले ली। इतना कहकर वो अपने सामने बैठे हुए आदमियों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। दूसरे ने कहा, मेरा नाम एहसान है, मैं एक शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एकदम से मौसम खराब हो गया। कोई जगह सर छुपाने की ढूंढ रहा था कि जंगल के किनारे मुझे ये शख्स भी परेशान हालत मिल गया और यूं हम दोनों भटकते भटकते यहाँ पहुंच गए
और इस अफरा तफरी में भी हमारा एक दूसरे से तारुफ भी नहीं हुआ। दोनों आदमियों में से लंबे कद वाला इतना कहकर खामोश हो गया और फिर दूसरे छोटे कद वाले ने बोलना शुरू किया। मैं एक माहिर आसार कदीमा हूँ, मेरा नाम ज़ीशान है और मैं बहुत पुरानी तबाहशुदा बस्तियों को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अभी तीनों आगे कुछ कहने के लिए सोच ही रहे थे कि एक खटका सा हुआ। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक गैर मामूली तौर पर लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा तमाम जज्बात से आरी था। वो बड़े इत्मीनान के साथ चलता हुआ उनके करीब आया। लो भाई, एक और मुसाफिर आ गया, आज खूब महफिल जमेगी इस वीराने में। एहसान ने बड़ी खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा। फरहान और ज़ीशान भी मुस्कुरा दिए, मगर नौवारद चेहरा बिल्कुल ऐसे ही था। वो भी उनके साथ बैठ गया। अपना बैग कांधे से उतार कर उसने अपने पास रख लिया और हाथ सेकने लगा। उसके खामोश रहने पर उन तीनों ने अपना तारुफ करवाया और फिर उसकी तरफ देखने लगे। उसने बिल्ली जैसी चमकती आंखें आग के अलाव पर से हटाई, एक तायराना नजर तीनों पर डाली और बोला, दोस्तों, मेरा तारुफ कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरा कोई शनाख्ती नहीं, एक आवारा सा आदमी हूँ। असल नाम तो याद नहीं, लेकिन लोग मुझे मरहूम कहकर पुकारते हैं। इतना कहकर उसने एक मर्तबा फिर अपनी निगाहें आग पर जमा दी। तीनों हैरत से उसे देखने लगे। कितना अजीब सा नाम था, खुद भी कितना अजीब था। उन सब को वो बहुत पुरस्कार लगा। ज़ीशान, जिसके बिल्कुल साथ वो अजनबी आकर बैठ गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी में न जाने क्यों सनसनाहट सी होने लगी। वो खिसक कर उससे जरा दूर हो गया। उसी वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिजा में अजीब सी आवाजें बिखरने लगी। हाल की खिड़की के दोनों पट बुरी तरह आपस में टकराए और एक चमगादड़ चीखती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। वो एक लम्हे को कांप से गए। सर्दी का एहसास कुछ ज्यादा हो गया था। ये आवाजें जंगली जानवरों की है, लगता है आंधी बहुत जोर पकड़ गई है। एहसान ने बाहर की आवाजों को गौर से सुनते हुए कहा, उफ तौबा, कितनी भयानक रात है। फरहान ने हाथ आग के करीब ले जाकर मसलते हुए कहा, मगर आप लोगों के लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चौथे मुसाफिर की आवाज कमरे में गूंजी तो तीनों हैरत से उसे देखने लगे। मेरा मतलब है, एक शिकारी, एक सयाह और एक माहिर आसार कदीमा। आपकी ढलती हुई उम्रें और कीमती सामान वगैरह से अंदाजा होता है कि आप लोगों ने बहुत दुनिया देखी होगी और आपके साथ कितने दिलचस्प वाकयात पेश आए होंगे, खसूसन 14वीं की रात के हवाले से, जो ऐसे खौफनाक वाकयात के लिए मशहूर है। हाँ, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, मेरी जिंदगी बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है। ज़ीशान ने उसकी बात सुनकर फख्र से कहा, भाई अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको इसी रात के हवाले से एक खौफनाक वाकया सुना सकता हूँ, जो यकीनन आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा। फरहान ने कहा, यह ठीक रहेगा, हम चारों बारी बारी अपने साथ पेश आया कोई वाकया सुनाएंगे। इस तरह वक्त भी दिलचस्पी से कटेगा और इस भयानक रात का एहसास भी कम होगा। फरहान की तजवीज़ को सब ने सराहा और यूं सबसे पहले फरहान ने कहना शुरू किया, ये चंद साल पहले की बात है। यहाँ से काफ़ी दूर एक कस्बा है नूरियाबाद। मैं चंद दिनों के लिए वहाँ गया। वहाँ के एक लोग बहुत ही पुराने कब्रिस्तान का जिक्र करते थे, जिसके साथ बहुत सी पुरस्कार बातें मंसूब थीं। दरख्तों के एक तवील सिलसिले की दूसरी तरफ वो कब्रिस्तान था, मगर वहाँ जाने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। लोगों से सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ उसके बारे में जानने का। मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरा इरादा रात के वक्त सिर्फ बाहर से खड़े होकर उसे देखने का था। मैंने अपना कैमरा और दूसरा सामान लिया। इसी रात 14वीं के चांद की रोशनी भी अच्छी खासी थी। मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं काफ़ी देर चलता रहा। दरख्तों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और मैदान में जगह जगह जंगली झाड़ियाँ उगी थीं। रंगो रूप से बेनियाज टुंड मुंड दरख्त खड़े झूम रहे थे। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। फिजा में एक वहशतनाक सी वीरानी छाई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दरख्तों की खोखली टहनियों पर से जब हवा गुजरती तो अजीब सी सनसनाहट होती, जो सरसराती हुई जंगली घास और झाड़ियों के साथ मिलकर बड़ा खौफनाक तासुर देती। और इसमें कोई और वहशत के आलम में चीखता तो दिल दहल जाता। मुझ पर खौफ तारी होने लगा। मैं आगे बढ़ने का सोच रहा था कि मुझ पर एक निहायत खौफनाक इंकशाफ हुआ, जिसने मेरे रहे सहे होश उड़ा दिए। मैं जिसे मैदान समझ रहा था वो असल कब्रिस्तान था। बहुत वक्त गुजरने की वजह से कब्रें ज़मीन में धंस चुकी थी, कतबे गिर चुके थे और उन पर मिट्टी की इतनी तह जम चुकी थी कि वो मिट्टी का हिस्सा मालूम होते। दरख्त भी सब वीरान हो चुके थे और जंगली घास और झाड़ियों ने ज्यादातर जमीन को छुपा रखा था। ऐसे में संगे मार मार के एक कतबे पर, जिस पर मिट्टी की तह जमी थी मगर वो गिरा नहीं था बल्कि जमीन में गड़ा हुआ था, नजर पड़ते ही मुझ पर इंकशाफ हुआ
कि मैं इस वक्त कब्रिस्तान के दरमियान में आधी रात के वक्त अकेला खड़ा हूँ। खौफ के मारे मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया, मगर फौरन ही मिट्टी में छुपे हुए एक कतबे से ठोकर खाकर जोर से फिजा में उछला तो जमीन पर आ रहा। कुछ देर मैं यूं ही पड़ा रहा। फिर मैंने आंखें खोली तो एक और खौफनाक इंकशाफ मुझ पर हुआ कि मैं इस वक्त एक कब्र के अंदर गोश्त पोश से बेनियाज हड्डियों के एक ढांचे के ऊपर लेटा था। मेरे तो रहे सहे औसान भी खता हो गए। हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। खौफ और सर्दी के मारे सारा जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो गया और खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। मैंने उठने की कोशिश की तो एक तेज चीख मेरे हलक से निकल गई। ढांचे के बाजू मेरी कमर के गिर्द लिपटे थे। उनका हल्का तंग होने लगा और बारीक बारीक उंगलियां खाल में उतरती महसूस होने लगी। पूरे जिस्म में टीसें उठने लगी। एक तो इस रूह फरसा वीरानी ने मुझ पर दहशत तारी कर रखी थी, ऊपर से इस नई मुसीबत ने मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया और बेसुध पड़ा रहा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि कब्र के अंदर आती हुई चांद की रोशनी कम होती जा रही है। पत्थर की सिल आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी और कब्र का दहाना बंद हो रहा था। मेरे दिमाग में जैसे घंटियां सी बजने लगी, यानी मैं जिंदा कब्र में दफन हो रहा था। मैंने आखिरी दफा तमाम हिम्मत जमा की और पूरा जोर लगाया। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ ढांचे के बाजू शाने की हड्डियों से अलग हो गए। मैं तेजी से खड़ा हुआ और कब्र के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखता हुआ अपने पूरे जिस्म को बाहर उछाल दिया। मेरा जिस्म पत्थर की सिल के साथ रगड़ खाता हुआ बाहर गिर गया। मेरे बाहर निकलते ही सिल ने कब्र के मुंह को पूरी तरह ढांप लिया। यकायक हवा में तेजी आ गई, मट्टी और रेत उड़ने लगी। मैंने कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे ऐसा यकीन था कि सुबह तक मिट्टी कब्र को छुपा देगी और मैं दिन की रोशनी में यानी उसे दोबारा नहीं ढूंढ सकूंगा। ये मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या था, जिसे अब भी याद करके मैं कांप जाता हूँ। फरहान ने अपना वाक़या ख़त्म किया तो एहसान और ज़ीशान दम बखुद बैठे थे। वाक़या ख़त्म होने पर उन्हें अजीब सा खौफ महसूस हुआ, मगर चौथा आदमी जिसने अपना नाम मरहूम बताया था हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। अब ज़ीशान ने कहना शुरू किया, ये उन दिनों की बात है जब मैं अफ्रीका में था। मैं एक कदीम इमारत के खंडर की तलाश में था जिसमें मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत बड़ा खजाना दफन था, मगर अब तक कोई उसे ढूंढ नहीं सका था। बहुत अरसे तक मारे मारे फिरने के बाद एक दिन अचानक एक कबायली आदमी ने मुझे वहां तक का रास्ता बताया, मगर साथ चलने पर तैयार नहीं हुआ। मैं अकेला ही उस तरफ चल पड़ा। वो इमारत बहुत ज्यादा घने दरख्तों के झुंड में थी। जिस तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक पतली सी पगडंडी थी जो दोनों तरफ से दलदली जमीन में घिरी हुई थी। बड़ी दिक्कतों के बाद मैं आखिरकार उस इमारत तक पहुंचने में कामयाब हुआ। वो एक छोटी सी इमारत थी जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी और उसका दरमियाना बड़ा गुंबद काफी हद तक सलामत था। उसमें जगह जगह शिकाफ पड़े थे, मगर वो अभी इमारत की शिकस्ता दीवारों पर टिका हुआ था। वहां तक पहुंचने में सूरज गुरूब हो चुका था और दरख्तों के झुंड की वजह से चांद भी उसे मनव्वर करने में नाकाम था। मैंने कबायली आदमी की दी हुई मशल जलाई और सदरी दरवाजे से इमारत के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा तो वहां मौजूद था, अलबत्ता एक खलासा था। अंदर का माहौल बड़ा वहशतनाक था। जगह जगह मकड़ी के कद आदम जाले लगे थे। छत के साथ कई चमगादड़ें उल्टी लटक रही थी। फर्श पर बेशुमार हशरात और चूहे इधर उधर रेंग रहे थे। फिर मशल की रोशनी में ये आम चीजें बहुत खौफनाक लग रही थी। ऊपर से फिजा पर फैला हुआ अजीब एसाब शिकन सन्नाटा मेरे हवास पर तारी होने लगा और मुझे वहशत सी होने लगी। एक अनजाना सा खौफ था। मेरे दिल चाहा कि वापस लौट जाऊं, मगर इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं यूं वापस नहीं जा सकता था। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और कमरे से निकलकर मुल्हिका राहदारी में आ गया। राहदारी के दोनों तरफ कमरे थे। मैं अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा होगा कि एक तेज गूंजती चीख मेरे कानों से टकराई। मैं ठिठक कर रुक गया। चीख कहीं आस पास से आई थी, मगर राहदारी बिल्कुल खाली थी। अभी चीख की बाज़गश्त खत्म भी न हुई थी कि एक और दिलखराश चीख फिजा में बुलंद हुई और फिर तो ऊपर तले चीखों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। यूं महसूस होता था जैसे इमारत के दरो दीवार हिलने लगे हों। मैं खुद यूं कांपने लगा जैसे मेरा सारा वजूद ज़लज़ले के झटकों की जद में हो। मैं हिरासा होकर वापस भागने वाला था कि अचानक मेरी नज़र कमरे के अंदर पड़े एक लंबे चौड़े संदूक पर पड़ी। खजाना मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ और मैं हर चीज को भूलकर कमरे में दाखिल हो गया। संदूक का जंग खोरदा कफल टूटकर पहले ही नीचे गिर चुका था। मैंने पूरी ताकत सर्फ करके संदूक का ढकना उठाया। जैसे ही संदूक का ढकना खुला एकदम तमाम शोर खत्म हो गया और फिजा पर एक दफा फिर
मुकम्मल खामोशी छा गई। अंदर नजर पड़ते ही मेरी नजरें फटी की फटी रह गईं। संदूक लबालब कदीम और कीमती जवाहरात और सोने की अशरफियों से भरा पड़ा था। अभी मैं गैर यकीनी के आलम में ये खजाना देख ही रहा था कि वो मंजर मेरी नजरों ने देखा, जो कि अब भी निगाहों के आगे आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरे सामने एकदम तमाम हीरे जवाहरात अशरफियां ऊपर उठी और फिजा में बिखर गईं। एक देव हैकल इंसान संदूक में से उठकर खड़ा हो गया। उफ तौबा, इतना खौफनाक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। उसका रंग तवे की तरह काला था, आंखों से सुर्ख चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थी। उसकी जुबान सख्ती से भेंचे हुए जबड़ों के दरमियान फंसी थी। उसके हाथ में 2 धारी तलवार थी और उसके कपड़ों पर एक मखसूस निशान बना था जो कदीम अफ्रीकी बादशाहों के मुहाफिजों के लिबासों पर होता। वो बड़ी गजबनाक निगाहों से मुझे घूर रहा था। ये मंजर देखकर सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ गया। पूरे जिस्म पर जैसे चींटियां सी रिंगने लगी, खून रगों में जमने लगा और चेहरा रुई के गाले की तरह सफेद हो गया। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। फिर अचानक जैसे मुझे होश आ गया और मैं उल्टे पांव वापस भागा। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह गिरता पड़ता अपने कैंप तक पहुंचा, मगर उस वक्त मैं वहां से अपना खीमा उठवा दिया और फिर शहर पहुंचकर ही दम लिया। 14वीं की वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। ज़ीशान खामोश हुआ तो फरहान और एहसान अहमद यूं बैठे जैसे उन पर सहर हो गया, मगर चौथा मुसाफिर अब भी वैसे ही नॉर्मल था। एहसान अहमद ने कहना शुरू किया। अब दोनों हजरात ने दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनाए हैं। ऐसा कोई वाक़या मेरी ज़िंदगी में पेश नहीं आया, अलबत्ता एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया जिसने कम से कम मुझे खौफजदा कर दिया। वो रात भी 14वीं की थी। मैं एक दरख्त के मचान पर बैठा था। सामने एक दरख्त के नीचे मैंने एक बकरी बांध रखी थी और शेर के शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। मैं बदस्तूर बकरी की तरफ देख रहा था कि एकदम पलक झपकते ही बकरी मेरी नजरों से गायब हो गई। मैंने आंखें मल मल कर देखा तो बकरी के बजाय शेर खड़ा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने अपने जिस्म में चुटकी भरी और खूब आंखें मल मल कर देखा, मगर सामने शेर ही खड़ा था और बकरी गायब थी। मेरे जिस्म के मसानों से ठंडा पसीना फूट निकला और सारा जिस्म कपकपाने लगा। मेरे हाथों में बंदूक लरजने लगी और यकदम फिसल कर नीचे गिर गई। मैं बौखलाहट में नीचे की तरफ झुका और खुद भी तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नीचे आ गिरा। शेर अपनी अंगारा सी दहकती आंखों से मुझे घूरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरा दम निकल रहा हो। मैं बावजूद कोशिश के हरकत न कर सका। शेर जैसे ही मेरे पास पहुंचा, यकायक फिजा अनजाने कहकों से गूंज उठी और शेर देखते ही देखते धुएं में बदल गया। थोड़ी ही देर बाद आवाजें थम गईं और बकरी मुझे फिर दरख्त से बंधी नजर आने लगी। इसके बाद सारी रात खैरो आफियत से गुजरी, मगर वो लम्हात मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक लम्हात थे। मेरा ख्याल है कि वो कोई बदरू या जिन था जो मुझे परेशान कर रहा था। एहसान अहमद ने बात खत्म की तो तीनों चौथे मुसाफिर की तरफ देखने लगे। बाहर अब बारिश खत्म हो चुकी थी और आंधी का जोर भी कम पड़ गया था। चौथे मुसाफिर ने आग पर से नजरें हटाई और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। मेरी जिंदगी में ऐसे बेशुमार खौफनाक वाकयात हैं और मैं इस दौरान बहुत से लोगों से मिला हूँ, मगर चूंकि आप तीनों इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो इसलिए आपके हवाले से बात करता हूँ। दरअसल इत्तफाकन मैं भी हमेशा 14वीं की रात को ही अपनी दुनिया से बाहर निकलता हूँ। अपनी दुनिया क्या मतलब? तीनों के मुंह से एकदम हैरत के मारे निकला। अरे भाई लोगों, आप लोग खामोशी से मेरी बात सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। उसने शोला बार निगाहों से गुस्से से तीनों को घूरा तो जैसे तीनों की जुबानों को ताले लग गए। उन्हें अपने जिस्म में सनसनाहट महसूस हुई। उसने दोबारा कहना शुरू किया। ऐसी ही एक 14वीं की रात थी जब मेरी मुलाकात फरहान साहब से हुई, जब मैं एक कब्र में ढांचे की शक्ल में आराम कर रहा था। हाँ, शेर और बकरी का भेस बदलने में तो मुझे इतना लुत्फ नहीं आया, मगर मुर्दे की सूरत में ज़ीशान साहब से मुलाकात खूब थी। उसके बाद आज ही मैं इंसानों की दुनिया में आया हूँ। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका। सामने बैठे हुए तीनों आदमियों की हालत गैर होने लगी। उसके हुलिये पुरस्रार अंदाज और बातों से उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि वो कोई इंसान नहीं। इस एहसास से उनके चेहरे बिल्कुल फक हो गए और पूरा जिस्म कांपने लगा, मगर अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले मैं बेवकूफ़ी करता था कि लोगों को डरा कर छोड़ दिया करता था और दूसरों को किस्से सुनाते फिरते थे लोग, मगर अब हुक्म मिला है कि किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना। उसने भी इतना ही कहा था कि वो तीनों आदमी यूं उठे जैसे उनके जिस्म में बिजली भर गई हो। उनके और सामान के दरमियान वो पुरस्रार अजनबी हायल था।
किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामान की तरफ बढ़ते। अजनबी के खड़े होने से पहले वो तीनों पूरी रफ्तार से भागते हुए हवेली से बाहर निकलकर काफी दूर जा चुके थे। वो तीनों इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने सामान की भी परवाह नहीं की। उनके जाने के बाद अजनबी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिलने लगी। उसने जोरदार कहका लगाया और सामान का जायजा लेते हुए बुड़बुड़ाने लगा, वाह मियाँ ठग, छोटे मोटे हाथ दिखाते हुए आज इस वीराने में इतना बड़ा हाथ मार लिया। उसने तेजी से सामान जमा करके एक चादर में बांधा। अब मुझे जल्दी सामान लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसने सोचा और तेजी से दरवाजे से निकलकर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी?